तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स देखने वाले हैं नियम। ठीक है, सबसे पहला है किरचॉफ का विकर्ण नियम, दूसरा है आपका स्टीफन का नियम, तीसरा है न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है भैया, ठंडी के दिनों में ये नियम आपके आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों पूछे जाते हैं, एक ही वीडियो में आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स 3-3 मिनट के हैं, यानी 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो। लास्ट तक जो बने रहिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप सभी का स्टूडेंट तहे दिल से स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर 3 भी फिनिश हो जाएगा, बढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स की ओर। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आप सभी अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मुझे सर्दी भी हो गई है, आँख से पानी भी आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी सुरक्षित रहिएगा, भले ही रज़ाई में रह के पढ़ाई कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से ठंड से बचे रहना स्टूडेंट्स। जनवरी फरवरी ये 2 महीने ठंड बहुत तेज़ रहती है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं भाई। स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं किरचॉफ का विकर्ण नियम स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आप समझिए एक डायग्राम से, अगर हम एक पदार्थ बनाएं और इस पे कोई विकर्ण डाले, ठीक है, और कोई भी विकर्ण आप सभी जानते हो किसी न किसी स्टूडेंट्स वेग से आती है, जैसे प्रकाश आ रही है तो उसका कोई वेग है, और कोई भी विकर्ण होती है उसका तरंग दैर्घ्य भी होता है, उसका स्टूडेंट्स आयाम भी होता है, आवृत्ति भी होता है भैया। तो मान लेते ये जो विकर्ण है ना, उसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। ठीक है, प्रकाश आ रही है हमारे ऊपर, उसकी तरंग दैर्घ्य मान लीजिए लैम्डा है स्टूडेंट्स। तो बताइए जो प्रकाश आती है तो हम उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। एक तो प्रकाश जो आ रही है किसी तरंग दैर्घ्य की, उसको हमने एब्जॉर्ब किया, उसका अवशोषण किया स्टूडेंट्स, और अवशोषण करने के बाद भैया हमारे पास तो रह नहीं जाता ना, उसका उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, जो हमने अवशोषित किया उसका स्टूडेंट्स उत्सर्जन भी होता है, एक तरफ से आ रही है तो एक तरफ से उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, जैसे गर्मी, सूरज से किरणें आ रही है तो आपका हाथ गर्म हो रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद वो ठंडा हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो गर्मी सूरज से आई वह उत्सर्जित भी हो गई। और किरचॉफ ने ये बताया कि स्टूडेंट्स कोई भी आप पदार्थ ले लो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लो, कोई भी पदार्थ लो स्टूडेंट्स, निश्चित ताप पर अगर तापमान क्या हो, फिक्स हो, तो ये जो आपका उत्सर्जन क्षमता है, एक तरफ से निकलने वाली जो क्षमता है, इसको दिखाते हैं हम स्टूडेंट्स ई से, और एक तरफ से अवशोषण करने वाली क्षमता है वो है ए से, हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ए मतलब कि एब्जॉर्ब, ई मतलब कि इमिट यानी उत्सर्जन क्षमता, ए मतलब कि एब्जॉर्ब मतलब कि अवशोषण क्षमता। इन्हीं का जो अनुपात होता है स्टूडेंट्स, इनका जो अनुपात होता है ई बटे में ए। ई आपका इमिट यानी कि उत्सर्जन क्षमता, एंड ए मतलब स्टूडेंट्स आपको याद रहेगा, ए मतलब कि एब्जॉर्ब स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब मतलब कि अवशोषण कर लेना, अवशोषण क्षमता। इनका जो स्टूडेंट्स रेशो होता है, इनका अनुपात, यह स्टूडेंट्स क्या होता है, नियत होता है। बस यही किरचॉफ बोलते हैं। ठीक है, इतना में आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से ये नियम, कि कोई भी पदार्थ है उस पर अगर कोई तरंग दैर्घ्य लैम्डा की विकिरण आएगी, उस पदार्थ पर पड़ेगी, तो उस पदार्थ के लिए जो उत्सर्जन क्षमता होगी और ए मतलब कि अवशोषण क्षमता होगी, इनका अनुपात क्या होगा, नियत होगा। आप यही याद रखो ना, ई बटे में ए नियत रहेगा। ई मतलब कि उस पदार्थ के लिए स्टूडेंट्स जो उत्सर्जन क्षमता है, ए मतलब कि उस पदार्थ के लिए जो अवशोषण क्षमता है, इसका अनुपात नियत रहता है। आई होप आपको याद हो गया होगा। यही स्टूडेंट्स ये नियम है आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और स्टूडेंट्स इससे पहले हम आपको एक चीज़ इसमें बता दें कि यही जो अनुपात होता है ना, उसी ताप पर आपका आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है स्टूडेंट्स। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि यही जो पॉइंट है वो अक्सर स्टूडेंट्स नहीं लिखते एग्जाम में, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसी ताप पर, इतना लिखने के बाद उसी ताप पर स्टूडेंट्स आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है ये चीज़। ठीक है,
चलिए, और ये आदर्श कृष्णिका क्या होती है, ये भी स्टूडेंट्स 1-2 नंबर में पूछा जाता है आपके पेपर में। आदर्श कृष्णिका क्या होती है, आप हेडिंग बनाकर लिख लीजिए, साइड में छोटा सा आदर्श कृष्णिका, छोटा सा हेडिंग बनाइए, नीचे लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, वह पदार्थ जो सभी विकर्ण को अवशोषित कर लेता है पूरी तरीके से, चाहे कोई भी तरंग दैर्घ्य का स्टूडेंट्स विकर्ण हो, अगर उस पदार्थ पे आया तो वो उसको अवशोषित कर लेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका आदर्श कृष्णिका। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से हमने समझ लिया नियम को भी, और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी हमने, छोड़ा नहीं, इस सब को छोड़ा नहीं बिल्कुल ही, नहीं तो 1-2 मिनट में हम आगे बढ़ चुके होते। हमें पूरा बताना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एग्जाम में कुछ भी ना छोड़ के आओ, हर एक चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में यही चीज़ें घुमा देती है, और अगर जो आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर छोड़ दोगे, क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कहीं जाना नहीं, अभी 2 नियम और बचे हैं आपके। स्टीफन का नियम, स्टूडेंट्स आपको विश्वास नहीं होगा, अभी हमने जहाँ ख़त्म किया ना, ये वहीं से शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, हमने आदर्श कृष्णिका पर अभी ख़त्म किया ना, स्टीफन का नियम वहीं से शुरू होगा। अभी हमने अभी आदर्श कृष्णिका के बारे में आपको क्या बताया, चलो रिवाइज हो जाएगा अब तो। ये आदर्श कृष्णिका मान लीजिए एक बॉडी है, जो जितने भी सारी विकर्ण आ रही है, सभी विकर्ण को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्व कर रही है, सभी को एब्जॉर्व कर रही है, सबको समेट ले रही है। आ जाओ आ जाओ, जाने नहीं देंगे। ठीक है, चलो आ तो गए। चलिए, और चाहे किसी भी तरंग दैर्घ्य की हो, ये भी बात बताया, चाहे कोई भी तरंग दैर्घ्य हो भाई, अलग अलग तरंग दैर्घ्य, सभी तरंग दैर्घ्य के विकर्ण को ये ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, ये है आदर्श कृष्णिका। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और हिंदी में आदर्श कृष्णिका ऐसा नाम है वगैरह। अब स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्व की बात तो कर ली, लेकिन अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है तो उसका उत्सर्जन भी होता है। अगर ये विकर्ण को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस विकर्ण को उत्सर्जित भी करेगा, इस विकर्ण को उत्सर्जित भी करेगा। ये ऑब्जर्व किया तो यहाँ से कुछ विकर्ण निकलेंगे भी, ऐसा नहीं है भाई कि आपने बस खा लिया, जो आपने ऑब्जर्व किया वो निकलना भी है। विकर्ण ऊर्जा स्टूडेंट्स निकलेगी भी स्टूडेंट्स, कुछ विकर्ण ऊर्जा निकलने भी वाली है स्टूडेंट्स। तो यही विकर्ण ऊर्जा की बात करते हैं स्टीफन, कि कोई भी आदर्श कृष्णिका है स्टूडेंट्स, कितनी विकर्ण ऊर्जा निकाल रही है हर एक सेकेंड में, एवरी सेकेंड भैया, हर एक सेकेंड प्रति सेकेंड भैया, अपने एकांक क्षेत्रफल में से, अपने एकांक क्षेत्रफल में से स्टूडेंट्स, अपने एकांक क्षेत्रफल में से हर एक सेकेंड कितनी विकर्ण ऊर्जा निकाल दी स्टूडेंट्स। ऐसा डायग्राम बना लीजिए, आपको 100% नियम याद हो जाएगा इसी डायग्राम से। कोई भी आदर्श कृष्णिका है स्टूडेंट्स, अपने एकांक क्षेत्रफल में से प्रति सेकेंड उत्सर्जित करने वाली विकर्ण ऊर्जा की मात्रा किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, यह उसके परम ताप के स्टूडेंट्स चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, बराबर होती है स्टूडेंट्स, यह परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यहां से वैल्यू आ जाएगा, ये जो उस ऊर्जा निकल रही है इसको एनर्जी ई से दिखाते हैं, ऊर्जा जो निकल रही है ई से दिखाते हैं, ये समानुपाती है परम ताप के चतुर्थ घात के स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और तो फॉर्मूला आपका फाइनल आता है स्टूडेंट्स, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जो भी चीज़ हमें चाहिए, क्षेत्रफल स्टूडेंट्स, उत्सर्जन क्षमता सब आ जाता है साथ में। ठीक है, सिग्मा के साथ, वो भी सिग्मा T⁴ तो है ही आपका, लेकिन साथ में क्षेत्रफल और E, ये दो चीजें स्टूडेंट्स एडिशनली आ जाती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो सिग्मा है वो स्टीफन का नियतांक है। सिग्मा क्या है आपका, स्टीफन नियतांक है। सिग्मा इज स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक। एंड ये ए क्या है स्टूडेंट्स, ए है आपका क्षेत्रफल। ये सब लिख दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, और ई क्या है स्टूडेंट्स, ई मतलब कि इमिट से क्या याद आएगा आपको, उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, उत्सर्जन क्षमता। चलिए भाई, चलिए
ये हो गया स्टूडेंट्स आपका स्टीफन का नियम। इस डायग्राम से याद रह जाएगा आपको, क्लियर, कि कोई भी आदर्श किरणिकाएं अपने एकांक क्षेत्रफल में से हर एक सेकेंड प्रति सेकेंड उत्सर्जित करने वाली विकिरण की जो ऊर्जा की मात्रा है वह किसके समानुपाती है? परमताप के चतुर्थांश के। ठीक है, एग्जाम तक स्टूडेंट्स याद रखना है स्टूडेंट्स इस बात को। क्लियर, डायग्राम इसलिए बना लीजिएगा कि देखे तो चीजें याद हो जाए आपको कि हाँ कुछ ऐसा था, आदर्श किरणिका था, उस विकिरण ऊर्जा की मात्रा की बात हो रही है जो कि चतुर्थांश के समानुपाती है। बस इससे रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो बनाते रहिएगा नोट्स में अच्छे से, नहीं तो बार बार आपको हर एक पढ़ना पड़ जाएगा, कम टाइम में रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप लास्ट एंड फाइनल न्यूटन के शीतलन नियम को देखते हैं, नोट कर लें इसे। चलिए इस ठंडी के मौसम में एक शीतलन का नियम देख लेते हैं जो कि आसान है। ठीक है, ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, न्यूटन का शीतलन का नियम बोला जाता है इसे। स्टूडेंट शीतलन मतलब आप सभी बताओ क्या होता है? शीतलन मतलब कि उष्मा की हानि। इससे आपको नियम थोड़ा याद करने में आसानी होगा। जब भी शीतलन वर्ड आएगा आप सोचोगे उष्मा की हानि, उष्मा की हानि। तो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या है स्टूडेंट्स? इन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ढेर सारी उष्मा भरी पड़ी है या भरी पड़ी है, सारी उष्मा अंदर ही भर के बैठा हो। ठीक है, अब इसको कूल करना है, इसको कूल करना है भैया, इसको हमें कूल करना है, ठंडा करना है, तो उष्मा अंदर से निकालनी पड़ेगी, अर्थात उष्मा की हानि करनी पड़ेगी। उष्मा निकालना मतलब कि हानि ही करना। तो ये जो उष्मा हानि की दर है ना, ये जो उष्मा हानि की दर है स्टूडेंट्स, ये उष्मा हानि की दर को हम दिखाते हैं डेल्टा क्यू से। ठीक है, और ये उष्मा हानि की दर आपका समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है किसके? वस्तु तथा वातावरण के ताप अंतर के। ठीक है, इस वस्तु का तापमान T1 और इस वातावरण का तापमान इस मान लीजिए T है आपका, और वस्तु का तापमान है हमारा T1। ठीक है, तो ये किसके समानुपाती है स्टूडेंट्स? आपका उस वस्तु तथा वातावरण के ताप अंतर के, वस्तु का एवं वातावरण का तापमान के अंतर के स्टूडेंट्स आपका ये उष्मा हानि की दर। दर का मतलब स्टूडेंट्स होता है समय, बीच में आ गया वेग परिवर्तन की दर, V/T लिखते हैं ना, तो उसी तरह उष्मा हानि की दर को क्या लिखेंगे? डेल्टा Q/T लिखेंगे आप सभी। ठीक है, और ये किसके समानुपाती है? वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती स्टूडेंट्स। बस ये है आपका न्यूटन का शीतलन का नियम, जो कि बस यही बताते हैं कोई भी स्टूडेंट्स बहुत ही उष्मा भरी हुई वस्तु है, ठीक है, उसको शीतल करना है तो उष्मा निकालनी होगी, यानी उष्मा की हानि करनी पड़ेगी। और यही उष्मा हानि की जो दर है, किसी वस्तु के उष्मा हानि की जो दर है वह किसके समानुपाती होती है? उस वस्तु के और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए भाई एक लॉजिक भी आपको बता दे भाई, नियम तो याद हो गया आपको ना। लॉजिक ये है, आप बताओ, ये आपका स्टूडेंट्स क्या है? गर्म चाय है, इसको उठाकर स्टूडेंट धूप में रख दो आप सभी, ये भी गर्म चाय है, आपने रखा कहां पर? गर्माहट में ही, यानी कि ताप में कोई अंतर ही नहीं है। ये भी गर्म है, वातावरण भी गर्म है, तो शीतल होगा ही नहीं स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स तापांतर होना जरूरी है उष्मा हानि के लिए, तापांतर होना जरूरी है उष्मा हानि के लिए। यही न्यूटन ने नोटिस किया था और वो नियम दे दिया आपको। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक सुनिए। आप इस चाय को ले जाकर अंटार्कटिका में रख दो, जहां पर भैया ठंडी है, और चाय कौन सा रख रहे हो? गर्म रख रहे हो, तो एक गर्म है एक ठंडा है, तापमान में अंतर ज्यादा हो गया, तो भैया उष्मा हानि बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के तो समानुपाती है आपका तापांतर के, ये ज्यादा है तो उष्मा हानि भी ज्यादा होती है। तो आपने फील भी कर लिया ये नियम हमारे साथ। चलिए, तो यही हम चाहते हैं कि आप समझते हुए पढ़े, ना कि रटते हुए। याद भी हो गया, समझ के भी गए, अगर आपको क्लियर हुआ, हर एक चीज़ समझ में आया, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा। ये इंपॉर्टेंट नियम है आपके स्टूडेंट्स, आप देखिएगा पेपर्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, हर एक साल में कोई ना कोई नियम आता रहता है।
काफ़ी सारे पेपर बनते, किस में कौन सा नियम दिख जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आप हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इनफैक्ट हमने फिजिक्स पार्ट 1 पूरा फिनिश कर दिया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो नए हैं आप उन पार्ट 1 फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर कर लीजिएगा, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आपको। ठीक है, चलो, और पार्ट 2 की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्जाम से पहले सभी नए स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर दीजिएगा, और शेयर वगैरह ये सभी स्टूडेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी फायदा हो इन वीडियोस का जो हम मेहनत से आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।